सो हेलो गाइज, हमारा हमारा अभी एक चैप्टर जो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर जिसको बोलते हैं वो पूरा हो चुका है। ठीक है, रिवीजन सीरीज हमारी जिसको महा रिवीजन हम लोग बोल रहे हैं वो स्टार्ट हो चुकी है। और अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूँ सॉल्यूशन, तो हमारा पूरा हो चुका है। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता है वो भी कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको एक बार देख लें। उसके बाद इस चैप्टर पे है बीच में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को मैंने अभी छोड़ा है, क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूँ कि जो जो चैप्टर आपके बेसिक बेसिक है और जहाँ से सवाल आते हैं एक बार हम लोग वो वाले चैप्टर्स पूरे कर लें, जिससे क्या हमारा एक परफेक्ट एक ठीक ठाक नंबर हम लोग स्कोर कर ले। उसके बाद फिर हम लोग टफ चैप्टर्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसलिए मैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ कि पहले हम लोग आसान आसान चैप्टर पूरा कर दें और एक हमारा ठीक ठाक स्कोर तक हमारी वहां तक हम लोग पहुंच जाए। फिर मैं आपका टफ चैप्टर जो भी बचे रहेंगे वहां पे हम लोग उनको पूरा करेंगे। तो अभी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पे आ चुके हैं। सॉल्यूशन हमने थ्योरी पूरी की पूरी रिवाइज कर ली है और साथ में हमने न्यूमेरिकल्स जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स या फिर हम लोग क्वेश्चंस बोले थ्योरी क्वेश्चंस भी जितने टाइप के बोर्ड एग्जाम में वो पूछता है उसको हमने वहां पर पूरा कर लिया है। तो हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे रिवाइज, जैसे कि हम लोग करते हर एक वीडियो में हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस भी लगा लेंगे। 3 टॉपिक भी इस चैप्टर्स में है। आपके केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नाम है, 3 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक क्या है सॉरी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आपका फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन ये पहला टॉपिक है। सेकंड क्या है तुम्हारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, जहां से मैक्सिमम सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड अर्हेनियस इक्वेशन, यानी कि अगले 3 दिन में 3 डेज में हम लोग इस चैप्टर को भी खत्म करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ना, एक बार शुरू कर लेते हैं जो भी आपका दिया हुआ है यहाँ पर। तो क्या है तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स। पहले तुमसे पूछ लेगा सीधा 1 नंबर का आ जाएगा सवाल या फिर 2 नंबर का आ जाएगा, डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स। तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। फिर इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन अकर्स। मतलब क्या है आपका, इसमें हम लोग 2 चीजें पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। पहला क्या आपका रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं और मैकेनिज्म पूरा का पूरा तरीका जिससे तुम्हारा रिएक्शन कोई भी हुआ है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिससे आपका हुआ है। अगला देखना रेट ऑफ रिएक्शन बेसिक है भाई, सबको पता होंगी ये सब चीजें, आपने पढ़ रखी होंगी, बस आपको एक बार इसको देख लेना है कि जिससे क्या हो रिवाइज करने में तुम्हारा पर्सनल टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो। 20 से 25 मिनट में या फिर 20 मिनट में, 15 मिनट में, 30 मिनट में आपका ऐसे चैप्टर्स का एक एक टॉपिक आपका 3 टॉपिक में मैंने पूरे चैप्टर्स को इन्होंने तोड़ा है। तो हम लोग 3 टॉपिक को अगर 20-20 मिनट में मार दे तो 1 घंटे में या फिर 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर तुम्हारा रिवाइज जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप एक बार अपनी आंखों से उसको देख लेंगे। इससे क्या आपका फायदा, अगर आप इस चैप्टर को खुद से रिवाइज करते हैं अपने नोट से या फिर कहीं से आप रिवाइज करते हैं तो आपको मतलब आराम से 5-6 घंटे लगते हैं, आराम से एकदम 5-6 घंटे। लेकिन ये तुम्हारा 1.5 घंटे में यहाँ पर मेरे साथ साथ तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे इसको देख रहा हूँ। तो क्या लिखा है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। मतलब क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट प्रोडक्ट। मतलब क्या है, जिस रेट का मतलब क्या होता है, चेंज अपॉन टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। अब वो चेंज मतलब कौन चेंज हम लोग देखेंगे, कंसंट्रेशन में चेंज देखेंगे। अब वो कंसंट्रेशन में चेंज रिएक्टेंट के भी हो सकता है और प्रोडक्ट के भी हो सकता है। देखो ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अगर मैं ये एक बेसिक रिएक्शन लूँ A प्लस बी गिव सी, अगर मैं एक बेसिक रिएक्शन यहाँ पर लूँ A प्लस बी गिव सी, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको चीजें और थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखाई देंगी। तो क्या है, हमने क्या लिया यहाँ पे एक बेसिक रिएक्शन लिया है A प्लस बी, क्या हो रहा है तुम्हारा C बन रहा है। अब अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन देखूँ तो पहले हम लोग क्या बात करेंगे, रिएक्टेंट की बात करेंगे। अगर कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, इरिवर्सिबल कोई भी रिएक्शन है तो क्या करेगा वो, बस खाली फॉरवर्ड जाएगा। और फॉरवर्ड जाएगा मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा। सिंपल बात है ये सब। तो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कम होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन। वैसे ही क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रही है और ये तुम्हारा क्या है, कंसंट्रेशन में डिक्रीज अपॉन टाइम। वैसे बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टोटल टाइम। सी क्या है तुम्हारा, अब अगर सी को मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी क्योंकि क्या है प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की क्या होती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है तो क्या लिखेंगे, INC मतलब इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन टाइम टेकन। सिंपल बात है भाई, यहाँ पर माइनस रहेगा कि यहाँ पर, अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे माइनस रहेगा या फिर नहीं रहेगा। ये क्या यहाँ पे ये माइनस होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस यहाँ पे क्यों था, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, रिड्यूस हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। लेकिन प्रोडक्ट का क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा। और प्लस लिखो या ना लिखो वो प्लस ही माना जाता है। इतना तो आपने मैथ में पढ़ रखा होगा। अगला देखो, ABC क्या है इसके अंदर, ये जो
ब्रैकेट में ABC है, इसका मतलब क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। क्या है आपका, मोलर कंसंट्रेशन। इसी को हम लोग प्यार से और क्या बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। तो ABC क्या है तुम्हारा, दीज आर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ये आपको अपने एंड पे पता करना पड़ेगा, पता करके वही कमेंट बॉक्स में आपको इसको लिख देना है। और भाई भूलना मत, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपने लेक्चर ओपन कर लिया है, पहली बात तो लेक्चर को आखिरी तक देखो। दूसरी बात, जितना क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं उतने क्वेश्चंस को ईमानदारी से अपने कॉपी में सॉल्व करें। तो इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसको आपको लिखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगला देखना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, किसी इंस्टेंट पे कोई काम हो रहा है, किसी क्या हो रहा है, इंस्टेंट पे कोई काम हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ पार्टिकुलर, मतलब एक पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइम पे हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखना इसके आगे। अब देखो, अगर कोई चीज किसी इंस्टेंट पे हो रही है, एक पार्टिकुलर एक छोटे से टाइम पे हो रही है, तो वो क्या होगा, छोटा सा चेंज होगा। और छोटे से चेंज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, और बड़े चेंज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा लिखते हैं। देखो क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, यानी कि माइनस डी अपॉन dt माइनस dv अपॉन dt और प्लस dc अपॉन dt। जाहिर सी बात है। वैसे अगला क्या है तुम्हारा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो बड़े टाइम इंटरवल के लिए द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट का डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब इसको आप लिख सकते हैं, एक्स का मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन इन गिवन टाइम, एंड डेल्टा टी क्या है तुम्हारा, टाइम टेकन। बेसिक चीज है। अब देखो सवाल कई बार तुमसे क्या पूछता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये चीज आपसे कई बार सवाल पूछता है, तो आपको पता होनी चाहिए चीजें। क्या लिखा है तुम्हारा, पहला फैक्टर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है, रेट तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, ये आपको सबको पता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, thus to increase the rate of reaction the concentration of the reactant has to be increased। मतलब क्या है, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है तो आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगला देखो, फिर क्या लिखा है तुम्हारा, टेम्परेचर, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब क्या है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन कैसे हो रहा है, मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कोलाइड, अगर आपने पढ़ा होगा कोलिजन थ्योरी, जो कि हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड में, कोलिजन थ्योरी। तो क्या है, जब आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन होता है और तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है। ये आपको मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, हालांकि आपने चैप्टर तो पढ़ ही रखा है, रिवीजन हो रहा है, तो आपको ये चीजें पता होंगी कहीं ना कहीं कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन होता है। अब अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी किस चीज के लिए होती है, रिस्पॉन्सिबल मूवमेंट के लिए होती है। मतलब यहाँ पर कोलिजन भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ेगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, अपने आप तुम्हारा बढ़ जाएगा, ज्यादा बनेगा प्रोडक्ट, जल्दी जल्दी बनेगा प्रोडक्ट। वही यहाँ पे बात है, सिंपल है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसको ऐसे करके साइड में कहीं पर अपने कॉपी में या फिर बुक में जो भी आपके पास नोट्स उसमें आप नोट कर लें, सिंपल है। अब वही चीज़ वहाँ पर भी लिखी होगी, देखो पढ़ो थ्योरेटिकल, ठीक है। इसको पहले नोट करो जल्दी से, इसको आप जल्दी जल्दी फटाफट इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लो अगर नहीं कर पाए हो तो। अब देखो बड़े ध्यान से, क्या लिखा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच रिजल्ट इन द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। प्रेशर देखो क्या लिखा हुआ है। अब जहां पर भी केमिस्ट्री में प्रेशर की बात आए तो तुम क्या देखना उसको, तो तुम्हारे मन में एक चीज आनी चाहिए, गैस। जहां पर भी, तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूँ भाई, ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है, जहां पर भी केमिस्ट्री में प्रेशर की बात आए तुम्हारे मन में गैस आना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में गैस आ गया है तो तुम आगे की चीज अपने आप जान जाओगे। देखना कैसे, प्रेशर अफेक्ट द रेट ऑफ ओनली, देखो गैसेस रिएक्शन। प्रेशर का संबंध ही बस खाली गैस के साथ है, प्रेशर का संबंध ही बस खाली गैस के ही साथ होता, ये आपको याद होनी चाहिए चीज। अब देखो फिर, इंक्रीज इन द प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन। मतलब क्या होगा, अगर तुम प्रेशर बढ़ाते हो, अब अगर तुमने पढ़ा होगा PV इज इक्वल टू nRT, इन सबको कांस्टेंट मान लो तो P V हो जाता है, यानी कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर तुमने मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा है तो मुझे बताना, मोलैरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो अगर वॉल्यूम कम हो गई तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। यानी कि देखो क्या लिखा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी।
यही सब बातें। अब देखो जो मैं यहाँ पे अगर इसको लेके जाऊँ तो थोड़ा सा मेरे को क्लियर मानना चाहूँ इसको कि दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल आपका साथ दिख रहा है। अब देखें क्या प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, द रेट ऑफ मैनी रिएक्शन इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट the activation energy of a reaction decreases due to which reaction proceeds at a faster rate। अब आप एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग इसी चैप्टर में हालांकि पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर मान लो आपने नहीं पढ़ा है इसको तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, एक पार्टिकुलर एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतना क्या होगा, तुम्हारा रिएक्शन स्लो होगा, जाहिर सी बात है। तो अब देखना मेरी बात को समझना, कैटलिस्ट के आने से होता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, यानी कि तुम्हारा रिएक्टेंट जो है वो कम एनर्जी में ही प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। सिंपल बात आपकी ये है, वही चीज यहाँ पे इन लोगों ने सेंटेंस की फॉर्म में बना करके लिख दिया है। अगला क्या है तुम्हारा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन सम बॉन्ड्स आर ब्रोकन व्हाइल सम न्यू आर फॉर्म। जाहिर सी बात है, thus if the molecules are simpler then less bonds will rupture and the rate of reaction becomes fast, while in complex molecule more bonds will rupture and consequently the rate of reaction decrease। एक बार फिर से पढ़ो, इफ द मॉलिक्यूल्स आर सिंपलर, अगर क्या है तुम्हारे रिएक्टेंट वाले मॉलिक्यूल सिंपल हैं तो कम बॉन्ड टूटेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम बॉन्ड टूटने में ही आपका रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो आपको वहां पर ज्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे और बॉन्ड तोड़ने में टाइम लगेगा, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। सिंपल बात। अगला देखो, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स इन सम हेट्रोजीनस रिएक्शंस द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ रिएक्टेंट। मतलब क्या है, कुछ हेट्रोजीनस रिएक्शंस, अब हेट्रोजीनस का मतलब क्या है, पिछले चैप्टर में हम लोग हालांकि पढ़ चुके हैं, अगर आपको नहीं पता है तो ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि मैं तुमको बता दूंगा हर एक चीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्पून फीडिंग वाला काम अब तो नहीं हो पाएगा, पूरे साल भर बहुत किया गया, टीचर्स ने आपके किया और हमने भी बहुत ज्यादा किया, ठीक है, आपको उस चीज की हैबिट हो चुकी है, लेकिन अब वो चीज आपकी नहीं हो पाएगी। तो आप उसको बैठेंगे, दिमाग लगाओगे, नोट्स देखना, चेक करना, तुम जान जाओगे हेट्रोजीनस का मतलब क्या होता है। अब समझना क्या है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब क्या है, हेट्रोजीनस रिएक्शन के केस में जो रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है, रिएक्टेंट के सरफेस पे होता है। दस इन सच रिएक्शंस द रिएक्शन रेट इज जनरली अफेक्टेड बाय द सरफेस एरिया। जैसे क्या है तुम्हारा मार्बल पाउडर रिएक्ट फास्टर देन मार्बल चिप्स, मतलब क्या है, ऐसे रिएक्शन जहां पर, हाँ, जहां पे रिएक्शन कहाँ पे होता है, रिएक्टेंट के सरफेस एरिया पे होता है, उनमें क्या होता है तुम्हारा सरफेस एरिया से कहीं ना कहीं आपका रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन आपका इफेक्ट होता है। जैसे क्या, मार्बल पाउडर और मार्बल चिप्स, मार्बल पाउडर ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं, क्यों, मार्बल पाउडर फॉर्म में है, ज्यादा सरफेस एरिया। सिंपल बात तुम्हारी वहां पर आ गई। अब देखो फिर क्या लीजिए इसके अंदर, effect of radiation the reaction which are initiated by radiations of particular wavelength are termed as photochemical reaction। मतलब क्या है, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन से ही हो पाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। दीज रिएक्शन जनरली प्रोसीड एट अ फास्टर रेट देन नॉर्मल थर्मल रिएक्शंस। मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन क्या होते हैं आपके, ज्यादा फास्ट रेट पे होते हैं नॉर्मल थर्मल रिएक्शंस के मुकाबले। पता चले किसी को लगे कि वो पार्टी छोड़ दिया सर ने, पढ़ाया उढ़ाया ही नहीं। इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे क्या है तुम्हारा, आयोडीन गैसियस फॉर्म में जल्दी रिएक्ट करता है किसके मुकाबले, सॉलिड फॉर्म के मुकाबले। AgNO3 एक्वस फॉर्म में रिएक्ट करता है NaCl के साथ, लेकिन AgNO3 सॉलिड फॉर्म में NaCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। एग्जांपल दिए हुए हैं और आप इनको याद कर लेंगे। फिर क्या लिख दिया, अब देखो रेट लॉ, इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, रेट लॉ और रेट इक्वेशन दोनों चीजें कैसे हैं, इट इज द एक्सप्रेशन विच रिलेट द रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन को ये क्या करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से रिलेट करता है, जोड़ता है। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K is known as the rate constant. The rate law states that rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactant and each concentration term is raised to some power which may or may not be equal to stoichiometric coefficient of reacting species। मतलब क्या होता है, रेट लॉ क्या बोल रहा है, जो रेट है रिएक्शन का, जो क्या है रिएक्शन का रेट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब क्या है तुम्हारा मार्क, चलो ये आपका है, ठीक है। अब अगर तुम इसको कांस्टेंट, अगर तुम इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या होगा, आर इक्वल टू यहाँ पे तुम्हारा के आ जाएगा, जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट बोलते हैं, यहाँ आ जाएगा आपका ए, यहाँ कौन आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। सिंपल बात ये है। अब यहाँ पे आपकी जो पावर है इनके ऊपर, ये स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कंडीशन अलग अलग होती है जो कि हम लोग आगे चैप्टर में समझते जाएंगे, ठीक है। अब देखना फिर क्या लिख दिया इसके अंदर, रेट कांस्टेंट,
कांस्टेंट मतलब भाई सबको पता है क्या हो जाता है, रेट कांस्टेंट इज आल्सो द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। और देखो भाई एक और नाम इसका होता है, याद कर लेना, व्हेन कंसंट्रेशन, जब क्या है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिटी, मतलब सारे के सारे रिएक्शन की कंसंट्रेशन जब तुम 1 बना दोगे, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेट कांस्टेंट। दिस इज डिनोटेड बाय के, सबको पता है रेट कांस्टेंट। Molecularity, total number of atoms, ions or molecules of the reactants involved in the reaction, मतलब आपका कितने एटम्स, आयन्स या फिर मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्टेंट्स में हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। ये आपका हमेशा होल नंबर में होता है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होती है, 3 होती है, ये आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता है। 0 मॉलिक्यूल कैसे ही करेंगे रिएक्शन, जाहिर सी बात है। अब देखना फिर क्या लिख दिया इसके अंदर, एग्जाम्पल N2O4 2NO2, ये क्या है तुम्हारा, एक मॉलिक्यूल है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल्स हैं बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, 3 मॉलिक्यूल्स हैं ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन, बेसिक आपका चीजें हैं। अब देखना एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन और मोर केमिकल स्पीसीज रिएक्ट डायरेक्टली टू फॉर्म प्रोडक्ट इन अ सिंगल रिएक्शन स्टेप एंड विद अ सिंगल ट्रांजिशन स्टेट। मतलब क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। अगला देखो, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जनरली मॉलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल। मतलब क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिकुलरिटी की बात करें तो क्या कर दो, जब का आरडीएस होता है, ये फिर उसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, स्लोएस्ट स्टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्लोएस्ट स्टेप बोलते हैं। इसी की मॉलिकुलरिटी क्या होती है, पूरे रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी होती है, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन होता है। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन हैव नॉट चेंज्ड एप्रिशिएबली इज कॉल्ड इनिशियल रेट। मतलब क्या है, एकदम स्टार्टिंग में अगर आप रेट फाइंड करेंगे, जो रेट आएगा रिएक्शन का वही क्या है, तुम्हारा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है, जब तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चेंज ना हो। रेट डिटरमाइनिंग, अभी बात कर दी इसकी आरडीएस की, द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म इज कॉल्ड आरडीएस। कैटलिस्ट तुमको पता है, सब्स्टेंस दैट कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या है भाई, अच्छा हाँ ठीक है। अब आते हैं भाई क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी के मुकाबले। देखते हैं अभी क्या पूछा है, राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सप्रेसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करोगे भाई, इसको पूरे का पूरे को तुमको लिखना है, बेसिक है यार। रेट ऑफ रिएक्शन को तुमको एक्सप्रेस करना है, फॉर्मूला क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, किसी का भी समय से मान लो, N2 का मान लिया, ठीक है, या 1/3 आ गया DH2, दोनों बराबर ही तो हो गए ना। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है तुम्हारा, कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है तुम्हारा, रिएक्टेंट्स होता है। जीरो रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक H2 है, अपॉन इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे करना जाएगा हाफ, ये वाला भी आ जाएगा, तीनों आ जाएंगे ना भाई। होता क्या है, ये जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये कहाँ आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है सब में। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये तुम्हारे कौन है, रिएक्टेंट्स हैं, और ये कौन है आपका प्रोडक्ट, सभी के तो होगा ना बराबर, बस क्या है स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर यहाँ पर है तो वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब क्या लिखा है, वाई द मॉलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो। क्यों, क्योंकि मॉलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है, मॉलिकुलरिटी का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल्स, कितने आयंस, कितने एटम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मॉलिकुलरिटी जीरो हो गई मतलब कोई भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया ही नहीं है, नहीं किया तो रिएक्शन हुआ कहाँ से, जाहिर सी बात है, तो रिएक्शन हुआ कहाँ से, बस वही चीज आपको वहाँ पे पूछा है। फिर क्या भाई, अब सब कुछ सारे सवाल तो हम नहीं करने वाले, कुछ आपके लिए भी देंगे। क्या लिखा, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बिलो आर रेट इज इक्वल टू Ka2B, देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ इट्स रेट एंड रेट कांस्टेंट। यूनिट आपको यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर यूनिट अगर आप एक बार निकाल लेंगे, अपने आप आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तुमको पता है ना भाई, यूनिट कंसंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर लीटर, 2 बार तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका करना भाई, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। हर एक सवाल भाई सॉल्व करेंगे, बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और देखो यहाँ क्या पूछा तुमसे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, तो क्या लिखोगे, यहाँ पर नीचे 2 है, माइनस तो यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है, डी लगा दो यहाँ पर, N2O5 अपॉन, ठीक है, टाइम में कुछ नहीं दिया क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया, अच्छा ये रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी लगा देंगे 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा टाइम। अब यहाँ से इसकी हेल्प से आप टाइम यहाँ निकाल देंगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन इसका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, DNO2 अपॉन DT, ठीक है, ये दिया हुआ है तुम्हारा आंसर। यहाँ से तुम T निकाल दोगे तो आपका ये, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व यहाँ पर कर सकते
क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बराबर ही होता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बराबर ही होता है। अगर तुमने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो वो अलग चीज़। ठीक है, ये आज का आंसर दिया हुआ है क्या, तो 2018 में आपका ये पूछा तो क्या होगा, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वही क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा। तो सिंपल बात है वो। अगला देखो इसके अंदर क्या पूछा है, 2 मार्क्स 2019 में क्या पूछा है, देखो आसान सवाल। द प्रपोज्ड मैकेनिज्म इज गिवन बिलो। मैकेनिज्म आपका दिया स्लोएस्ट स्टेप यहाँ पे फास्ट स्टेप है। राइट द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। रेट लॉ में तुम क्या लिखोगे, आर इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू क्या होगा, इसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं कि H2O2 और यहाँ पे कार्बन है I माइनस। ये क्या है आपका रेट लॉ हो गया। अगला क्या पूछा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है, मोलिकुलरिटी होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। मोलिकुलरिटी देख लो, किसकी देखोगे, मोलिकुलरिटी की किसकी होती है, आरडीएस की होती है। एक यहाँ कितनी हो जाएगी, दो मॉलिक्यूल्स हैं। फिर क्या पूछा है, आउट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विच वन इज द रेट, विच वन इज द आरडीएस। आरडीएस कौन होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है। आसान सवाल 2019 में तुमको यहाँ पर दो नंबर का सवाल था, बेसिक एकदम। देखो इसने सॉल्व किया, टॉपर का अपना यहाँ पर सब कुछ है। चलिए और कुछ है क्या इसमें हमारे पास। अच्छा देखो इसको सॉल्व कर दिया, आरडीएस वाले सवाल को जो हम करने वाले थे, जो मैंने वो क्या बोला तुमसे कि कर लोगे, उसको इसने सॉल्व कर दिया। समझाओ कि छोड़ दूं, बेसिक सवाल है, साफ हो जाए। देखो मैंने क्या बोला है, सब सेम होता है भाई। रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बराबर होगा। बस यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ -1/2, यहाँ कौन है +1/4, इतना ही अंतर होगा। दोनों को क्या रख दो, बराबर रख दो, और यहाँ पे साथ में क्या रख दो, दोनों की स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रख दो। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है, जैसे ये रिएक्शन तुम्हारा दिया हुआ है, एक बार मैं बता देता हूँ इसको कि इस तरह के सवाल बहुत बार वो प्रीवियस में पूछता है। ये देखो ये वाला रिएक्शन है, ठीक है, नीचे का पार्ट दिख रहा है कि नहीं सर, ये वाला ये दिख रहा है ना, ये पूरा दिख रहा है ना, हाँ तो देखना इसको बड़े ध्यान से। रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया किसका, NO2 का, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बराबर होता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट किसके बराबर, प्रो यहाँ लिखना प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोफेशनल, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, रिएक्टेंट लिखेंगे। अब देखना बड़े ध्यान से, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ दिया हुआ है 2.8, लेकिन यहाँ पे साथ में और कौन आएगा, 1/4 आएगा, यानी कि 1/4, क्योंकि वो क्या है उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहाँ पे आता है, नीचे आता है। क्या हो जाएगा आपका ये 1/4 मल्टीप्लाई बाई कितना है 2.8 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, ये आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन मार दिया, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, N2O5 का 1/2 है यहाँ पर, इसको तुम निकाल लेना, डी जो भी आपका आएगा D N2O5 अपॉन dt, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। सॉल्व करोगे इसको पूरे को, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा बताने के मूड में मैं नहीं हूँ, क्योंकि बताना चाहिए भी नहीं। फिर क्या लिखा, स्टूडेंट्स टेंड्स टू फॉरगेट स्पेसिफिकली मेंशनिंग द फॉर्मूला एंड स्टार्ट द कैलकुलेशन और डू नॉट मेंशन ऑल द स्टेप्स ऑफ स्पेसिफिक। मतलब क्या है, हर एक स्टेप को आपको बताने हैं, और जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं वो भी आपको वहाँ पर लिखना है। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। Answer it. Pay special attention to writing of units in the ascending as missing out units in the last step leads to deduction of mark। मतलब क्या है, अगर यूनिट्स आप लिखना भूल गए तो भी आपका नंबर वहां पर कट जाएगा। अब भाई ये सब सवाल आपको अपने घर पे जाके आज सॉल्व कर लेने हैं। राइट द ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, सब आपका बेसिक सवाल है। अब इसका न्यूमेरिकल आपको न्यूमेरिकल भाई मान लेना, ठीक है, सॉल्व इसको कुछ कुछ करके। फिर क्या है, अब सारे रिएक्शन वही है, ठीक है, सारे के सारे वही चल रहा है, सेम टू सेम सब सेम टू सेम है। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में इसका टॉपिक 2 भी कर लेंगे। बाकी आपको अगर आपके पास ओसवाल की बुक नहीं है तो आप ट्राई करें कहीं से जुगाड़ हो जाए, या फिर ओसवाल की बुक खरीद लीजिए। अगर फिर भी कहीं से नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट कर देंगे वीडियो के नीचे, और मैं इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा वहीं पर, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं, और टॉपिक 2 हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और कुछ 2-4 न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के भी हम लोग कर लेंगे, जो कि लास्ट में थोड़ा बहुत बचा था, लेकिन टाइम हमारे पास नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस का टाइम हमारा हो चुका है। तो इसलिए मैं आखिरी के कुछ न्यूमेरिकल्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको भी मैं क्लास के स्टार्टिंग में मार दूंगा एक आध, जिससे क्या होगा आपको एक आइडिया मिल जाए एग्जाम का। चलते हैं फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू गाइस।